यही रिएक्शन, जल्दी से क्विक रिएक्शन आशीष साहे जी का भी मैं ले लेती हूँ। आशीष साहे जी, यही तो बात इजराइल भी लगातार कहता रहा है, वो कह रहा है कि भाई ट्रिगर पे हमारी उंगलियां हैं, उसी की भाषा में ईरान ने जवाब दिया। और ऐसे समय में जब शांति वार्ता चल रही है तो आखिर इस तरह की धमकियों के या शांति वार्ता के मायने क्या रह जाते हैं? नैना, डिप्लोमेसी में अक्सर ऐसा होता है कि दो अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं। तो जो पब्लिक पोस्चरिंग, पब्लिक जो ये बातें करते हैं, वो पब्लिक सेंटिमेंट्स को मैनेज करने के लिए होते हैं। और क्लोज डोर में जब मीटिंग्स होती हैं रिस्पॉन्सिबल लोगों के, जिनको मालूम है कि वो क्या कितना कुछ उनके ऊपर लगा हुआ है, तो वहां की भाषाएं अलग होती हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जेडी वैंस की लीडरशिप में और इनके अब्बासी साहब की लीडरशिप में इतनी मैच्योरिटी के साथ वो बात कर रहे होंगे। पब्लिक पोस्चरिंग सिर्फ पब्लिक ओपिनियन को मैनेज करने के लिए होती है, तो उस पर ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली लोग करते हैं। तो ये आज की आपने दो बड़ी खबरें जो अभी बताई वो मेजर हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। जो आपने बोला कि एक्सपर्ट एंड टेक्निकल लेवल पे पहुंच गया, ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है। इसका मतलब कि जो मोटा मोटा जो मैक्रो लेवल का, स्ट्रेटेजिक लेवल का एक्सेप्टेंस है कि हम इन बातों पे डिस्कस कर सकते हैं, वो लीडरशिप ने गो अहेड दे दी है। अब उसके जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं, वो देखेंगे कि अगर विड्रॉल करना है तो कितना, अगर इनके फ्रीज करना है तो कितना फ्रीज करना है, मिसाइल की कितनी रेंज 2000 से कम करनी है या ज्यादा। तो एक्सपर्ट्स एंड टेक्निकल लेवल पे पहुंच जाना एक बहुत मेजर बैरियर को क्रॉस करने के बराबर होता है। आगे बात करेंगे जब आप टाइम दीजिएगा ना। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, और यही वजह है कि पल पल लगातार अपडेट्स भी सामने आ रही हैं। एक तरफ बातचीत का दौर है तो दूसरी तरफ चेतावनियों का भी दौर लगातार जारी है, तस्वीरें भी सामने आती हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ। बड़ी खबर यही है कि जिस तरह से एक तरफ ईरान ने धमकी दी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी धमकियों का सिलसिला जारी है। अब ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर यह है कि ईरान बातचीत के साथ में लगातार डिमांड भी कर रहा है। इस्लामाबाद में यूएस ईरान के बीच में वार्ता के बीच लगातार खबर यह आ रही है कि बातचीत के साथ में लगातार डिमांड हो रही है। हालांकि डिमांड किस तरह की है ये भी अपने आप में एक जरूर सोचने वाली बात है, क्योंकि डिमांड की जो बड़ी शर्तें हैं उसमें कहा जा रहा है कि ईरान की प्रमुख मांगे ही, एक तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा लेबनान का है, दूसरी तरफ बातचीत यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर इस्तेमाल की है, दूसरी तरफ न्यूक्लियर अपनी प्रोग्राम को लेकर है, मिसाइल प्रोग्राम्स को लेकर है, कई शर्तें हैं। लेकिन जहां सर इन शर्तों में आखिर जिस तरह से आखिर मुहर किस पे लगेगी, आखिर कौन कौन सी ऐसी शर्तें आपको फिजिबल नजर आ रही हैं जिन पर सहमति बन सकती है, या फिर अमेरिका पूरी तरह से रिजिड रहेगा? नैना, देखिए, दोनों पार्टी को एक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म अपना ऑब्जेक्टिव लेके चलना पड़ेगा इस वार्ता में। शॉर्ट टर्म में ये है कि अभी जो गोलियां जो चल रही हैं, बंदूकें जो तनी हुई हैं एक दूसरे के खिलाफ, वो रुकनी चाहिए। उसके ऊपर में एक किसी न किसी तरह का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हम पहली बुलेट फायर नहीं करेंगे। और ये बहुत मुश्किल है क्योंकि दो पार्टी जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो उसको तो वार्ता में इंक्लूड ही नहीं किया गया है। वो है ईरान का प्रॉक्सी और उधर इसराइल, ये दोनों को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है। तो ये जो गोलियां चलेंगी, इस गोलियों की धमक और इस गोलियों का चोट ईरान तक लगेगा। और इसके रिएक्शन में जो भी गोलियां, चाहे ड्रोन चलेगी या मिसाइल चलेंगी या रॉकेट चलेंगी हिजबुल्लाह द्वारा, उसकी चोट इसराइल के थ्रू अमेरिका को लगेगा। लेकिन अमेरिका के ऊपर में आप विश्वास कम कीजिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वो कभी भी अपना पल्ला झाड़ के वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसराइल भुगते, मैं तो जा रहा हूं। जैसे उन्होंने कहा था ना कि हॉर्मुज अब बंद हो गया है तो मैं यहां से निकलता हूं, अब जिसको हॉर्मुज से तेल चाहिए वो समझे। तो इस तरह की जो अप्रोच है, एटीट्यूड है ट्रंप का, वो कहीं भी वर्ल्ड लीडर के जैसा नहीं दिखता है। तो लेकिन वार्ता की जो बात है वहां पे मैं बता रहा था शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म की जो बात है उसके लिए आज के दिन में ये सब आए हैं। वेरी फैक्ट कि ये सब हाई लेवल डेलीगेशन लेके आए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं एक दिल में तमन्ना होगी इनको कि हम एक अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच जाएं, जहां से कि फिर युद्ध विराम आगे वर्क हो सके। मैं अभी ये नहीं मानता हूं कि जो टेक्निकल टीम है या टेक्निकल लेवल है ये निटी ग्रिटी अभी काम करेगी, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग अभी हुई ही नहीं है, कहीं भी नहीं हुई है। तो इसलिए पहले गोलियां रुके, पहले मिसाइल रुके, पहले ड्रोन जो छोड़ना है वो रुके, उसके बाद फिर आगे का वर्कआउट होगा। क्योंकि निटी-ग्रिटी अभी मैं किसी भी तरह से नहीं देख सकता हूं, और वही ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए कि पहले वॉर बंद हो जाए। दोनों की शर्तें,
देखिए नैना जी, हम लोग तो काफी एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि हमारे जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज साथ में सरकार बनाते हैं, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाते हैं, बिल्कुल, और उस बिल्कुल। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में वो चीजें छोड़ दी जाती है जो वर्केबल नहीं है शॉर्ट टर्म में। तो यही इसी तरह की कोई चीज यहाँ पे भी होगी, क्योंकि ईरान भी बहुत भुगत चुका है, बहुत मार खा चुका है, बहुत मार खा चुका है। और अगर आगे लड़ाई बढ़ी तो ईरान को और ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ईरान के पास में संसाधन नहीं है। पिछले 3-4 दिन में जो कुछ एयरक्राफ्ट आए हुए हैं चाइना से, जो कुछ असला बारूद वो लेके आए हुए हैं, या रिप्लेनिशमेंट लेके आए हुए हैं एयर डिफेंस सिस्टम का, वो काम नहीं करने वाला है। अगले 3 घंटे 4 घंटे में फिर से वो सारे एयर डिफेंस जो हैं वो धराशायी हो जाएंगे। तो इसलिए उसके ऊपर नहीं जाइए। अभी ईरान को भी चाहिए कि वो कॉमन मिनिमम वाली जो बात है ठीक है। उसको लेके चले, कि जहां पे कि ईरान की जो अहम है, जो सेल्फ ईगो है, या सेल्फ प्रेस्टीज जो बात है, वो हर्ट ना हो, वो आहत ना हो। और उधर जो अमेरिका है, अमेरिका का भी प्रेस्टीज पे कोई बड़ा धक्का ना पड़े। यहाँ पे कहीं एक कॉमन ग्राउंड खोजनी पड़ेगी, और यहीं पे बात आती है मध्यस्थता की। वहीं पे एक मुश्किल ये है कि पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वर्ल्ड में वो बहुत कम है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि ये जो डायलॉग चल रही है इसमें चीन साथ में खड़ा है। सर यही तो बात है, क्योंकि लगातार बैक चैनल और फ्रंट चैनल की जो बात होती रही है, उन सारी परिस्थितियों को लेकर यही बात होती रही। लेकिन जल्दी से आशीष साहब जी एक बात ये समझाने की कोशिश कीजिए, जिन मांगों की बात है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट सारी मांगों पर ही बातचीत है, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट बार बार, अब हॉर्मुज स्ट्रेट ओपन हो चुका है, ईरान ने अपनी शर्तों के साथ में ओपन किया है। ये भले कहा जाए कि उसमें कुछ लिमिटेशंस के साथ में यहाँ पर जो जहाज हैं वो मूव कर रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं, पहले जैसी पाबंदियां नहीं है। उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को एक तरह से आपत्ति है, वो चाह रहे हैं कि अपनी शर्तों पे ओपन हो। क्या इधर पे पेंच फंस सकता है क्या? नैना, मेरी जानकारी के हिसाब से और मेरे एनालिसिस के हिसाब से हॉर्मुज की जो डिसरप्शन है उसमें थोड़ा आईआरजीसी का हाथ हो सकता है, लेकिन मेजरली उसमें असेसमेंट इश्यूज हैं। जो देश जिनके कार्गोज हैं, जो कंपनीज, जो मर्चेंट नेवी शिप्स हैं, उनके अपने कंसर्न्स हैं, इसलिए दे आर नॉट पुशिंग हार्ड। उसमें लाइफ्स हैं, उसमें सिविलियंस हैं जो समझ रहे हैं कि वहां पे माइनिंग हुई है, हम नहीं जाएंगे। उसमें इंश्योरेंस के बड़े मेजर इश्यूज हैं, यूरोपियन यूनियन के इंश्योरेंस कंपनीज ने इंश्योरेंस रिपील कर रखी है। तो ये जो बॉटलनेक क्रिएट हुआ है, उसमें आईआरजीसी के द्वारा कलेक्ट की जाने वाली राशि एक है, उनके द्वारा किए जाने वाले रोक टोक दूसरा है, लेकिन मेजरली उसमें टेक्निकल इश्यूज हैं, जो कि वो कंपनीज जो तेल ला रही हैं, वो कंपनीज जो जहाज चला रही हैं, और वो मैनिंग जो लोग कर रहे हैं, इन तीनों का एक, तो इस पे कुछ बात चल रही है 30-35 देशों की। दे आर वर्किंग हार्ड ऑन इट। ये पैरेलली चल रहा है, ये जो आपकी शांति वार्ता हो रही है उसके साथ के साथ। तो इसमें मुझे मेजर चैलेंज नहीं दिखता है ना। मुझे मेजर चैलेंज जो दिख रहा है वो ये है कि जब भी हम किसी ऐसे मुहाने पे पहुंचेंगे जहां एक मेजर डिसीजन लेना होगा रिगार्डिंग मीडियम रेंज मिसाइल्स या लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, शिफ्टिंग ऑफ रेंज रिच यूरेनियम, इन दोनों मुद्दों पे ईरान की तरफ से फाइनल कॉल कौन लेगा? ईरान की आईआरजीसी की मिलिट्री विंग की पिछले 40 वर्षों से, 4-5 दशकों से राष्ट्रपति को रिपोर्ट करने की आदत नहीं है। वो रिलीजियस लीडर, हेड ऑफ स्टेट खमैनी साहब को रिपोर्ट करते थे। अब खमैनी साहब चेयरमैन नहीं है, मुस्तफा खमैनी के बारे में मालूम नहीं है, और वो ईरान के स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट या उनके फॉरेन मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करते थे आईआरजीसी। तो इनकी अपनी एक, आप ह्यूमन रिलेशंस की बात समझिए, ये दे विल नॉट टेक ऑर्डर्स फ्रॉम अब्बासी। तो ये फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग मेजर मिलिट्री इश्यूज जिसपे दोनों तरफ से पेच फंसा हुआ है, वो ईरान में कौन लेगा फाइनल कॉल? जब ये लोग यहाँ इस्लामाबाद में बात करके वापस, दे विल कॉल अप बैक होम, दे विल कॉल अप होम, किससे बात करेंगे कि गो अहेड? अगर मान लीजिए आईआरजीसी मिलिट्री विंग और इनकी सिविल सत्ता के बीच में कंफ्लिक्ट आता है, तो उस पे कौन डिसीजन लेगा? ये बात डिसाइड करेगी कि ये शांति वार्ता आगे बढ़ती है कि नहीं। ट्रंप इस समय कम ऑप्शंस के साथ हैं, उनको किसी भी तरह इस शांति वार्ता को एक्सेप्ट करने के लिए प्रेशर है, और शायद वो ये चाहते भी हैं। शायद यही वजह है कि वो ऑल्दो वो तो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि शांति वार्ता हो, लेकिन मजबूरी में ही सही, चारों तरफ से प्रेशर है, खुद इतने डेंटेड हो चुके हैं कि अब उनके लिए और कुछ रास्ता बचा भी नहीं है। वेल, जल्दी से एक और बड़ी खबर मैं बता दूं, हॉर्मुज से रिलेटेड ही, ईरान की चेतावनी के बाद में अब खबर
ये है इस समय की बड़ी कि यूएस का जहाज हॉर्मुज से लौट चुका है। जी हां, बड़ी वॉर ब्रेकिंग जो अभी सामने आई है। ईरान की चेतावनी के बाद में अब हॉर्मुज से यूएस का जहाज लौट चुका है। ईरान लगातार इस बात की चेतावनी दे रहा था, यूएस के जहाज पर हमले की चेतावनी भी बाकायदा दी गई थी। अब ईरान ने 30 मिनट में ही निशाना बनाने की चेतावनी दी थी और यही वजह है कि उसके बाद में ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को बड़ा संदेश दिया था। ये मान के चलिए इस पूरी परिस्थिति में ईरान के आगे फिलहाल कहीं ना कहीं बैक स्टेप पर है अमेरिका। मेजर शेख नदीम, तो ईरान तो अपनी शर्तों पर बात कर रहा है, अमेरिका क्या तैयार होगा? पाकिस्तान कैसे मनाएगा? $1 मिलियन क्वेश्चन कर दिया, तो यही तो सारा खेल है कि मनाएगा कैसे और इनको मनाना कैसे है और कैसे इनको कॉमन पॉइंट के ऊपर लाना है। जैसे आशीष साहब ने कहा कि अभी मेजर डिसीजन जो मैं समझता हूँ कि ये ट्रिल डाउन होकर जो डिमांड्स हैं ये थोड़ी रह गई हैं, और इसमें सबसे बड़ी जो मैंने आपको बताया था जो उन्होंने रेड लाइन दी हुई है वो है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अमेरिका मेरे हिसाब से उस पर मान जाएगा। इसी तरह से न्यूक्लियर का ऑलरेडी उनका डिसीजन हो चुका है कि जनाब इसको ये लोग न्यूक्लियर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बॉम्ब के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको फॉर पीस के लिए इस्तेमाल करेंगे या किसी न्यूट्रल कंट्री के पास रखवा देंगे या आईएई के जो है मॉनिटरिंग जो है उसके ऊपर वो रहेगी। सैंक्शन लिफ्ट भी हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अब ऐसे कोई पॉइंट नहीं रहे जिसपे कि कोई मैं समझ के कम्बरसम किस्म का, कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म का ये निगोशिएशन है। ये इंशाल्लाह ताला कल शाम तक रैप अप हो जाएगा एंड वेरी सून यू विल सी कि इंशाल्लाह कल शाम को आपको अच्छी खबर मिलेगी कि जनाब जिसमें देखें 2-3 पॉइंट तो आप लोग के अपने कि जी फेस सेविंग है ट्रम्प साहब को, क्योंकि ऑलरेडी अंडर प्रेशर है इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, नेटो से भी, ठीक है। और इसी तरह से जो यहाँ पे ईरान पे जैसे सर ने कहा कि बहुत ज्यादा उनको मार पड़ी है, तबाही हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका तबाह हो गया, अब उनके पास गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो वो भी ठीक है, वो एक फेस करने के लिए एक दूसरे को सामने तो खड़े होते हैं, लेकिन एनर्जी काफी हद तक इन दोनों की जो है वो कंज्यूम्ड है। मैं समझता हूँ कि इसीलिए ये हुआ। और दोबारा ये जो एक हाइपोथेटिकल किसी ने लगाया हुआ है कि असम्पशन है कि जी ये टाइम गेन करा, टाइम गेन करने का उनके पास अब मौका नहीं है, अब वो टाइम गेन नहीं कर सकते और ना ही दोबारा हमलावर हो सकते हैं। दोबारा इनर्शिया होता है और दोबारा नए सिरे से स्टार्ट करना। देखिए 14 दिन का गैप है, अगर तो होता ना 2-3 दिन का, ठीक है, दोबारा से वॉर स्टार्ट करना, दोबारा से उसको मोटर गाड़ी को स्टार्ट करना मुश्किल होता है। ये पूरी वॉर मशीन होती है, ठीक है। अभी ये रिलैक्स हो चुके हैं सब मेंटली, इसमें वापस तो बहुत कंटिन्यू फंसा हुआ है ना लेबनान को लेकर, तो अभी भी कोई स्थिति क्लियर नहीं हुई है। ईरान लेबनान पर बहुत ज्यादा एकदम रिजिड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेबनान जो है ये 11th आवर पे ये पॉइंट आया है क्योंकि इसने ये नया सेक्टर खोल दिया था इजराइल। बिल्कुल सही है, ईरान पूरी कोशिश करेगा कि देखिए लेबनान में अमन हो, क्योंकि साउथ का जो एरिया है वहाँ उसकी मलेशिया है, वो उसको सेव करने की, प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।